हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फॉर प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आए थे, एमएसएमई, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एमसीक्यूज में आज यहाँ पे कराने वाली हूँ, जो कि आपके एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की जो यहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन जो आपकी है वो चल रही है डेली। और आज का जो नया टॉपिक है वो मैंने अभी अभी आपको बताया, एमएसएमई, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं। आई होप आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन enjoy द स्टेटस ऑफ डैश यूनिट इफ इट exports more than 50% of its production। इम्पोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट या फिर डोमेस्टिक यूनिट। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है यानी सामान बेचती है 50% से ज्यादा, अपने प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा वो किसी और कंट्री को अपना सामान बेचती है, तो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कौन सा स्टेटस यहाँ पर दिया जाता है? तो एक्सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, इंपोर्ट बोला ही नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं सेल करने के लिए। ठीक है, स्मॉल स्केल यूनिट जो होती है ना, वो हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर सेल होती है, और अंदर ही अंदर वहां पर क्या होती है मैम, बाइंग और सेलिंग होती है, लेकिन उसमें 50% का कोई भी ऐसा वहां पर एक कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। An individual who has no prior business ownership experience as a business founder, inheritor of a business or a purchaser of a business is called dash entrepreneur। ऑप्शन है आपके हैबिचुअल, नोविस, सीरियल और पोर्टफोलियो। यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका कोई भी पुराना पहले कभी उसने बिजनेस किया ही नहीं है, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस है, ना ही उसके कोई इनहेरिटेंस पे बिजनेस है कि भाई चलो उसके पापा का बिजनेस, दादा का बिजनेस जो कहते हैं ना इनहेरिटेंस में मिलता है, वो भी नहीं है। ना ही उसने कभी कोई खरीदा है कोई भी बिजनेस, यानी उसको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं पता बिजनेस का, और ना ही उसने कभी पहले कभी बिजनेस किया है, तो उस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है हैबिचुअल, नोविस, सीरियल या पोर्टफोलियो। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा वो है नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। देखो नौसिखिया हम उसी को ही बोलते हैं जिसने, जो सबसे पहले जो चीज करने जा रहा है उसने कभी नहीं करा। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब जिसको आदत है बिजनेस करने की, जो पहले ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको किसी भी तरीके का लगा लो, उसके चाहे उसके पुराने जमाने से चलता आ रहा है या उसने खरीदा है, यानी उसको आदत है बिजनेस करने की। सीरियल कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं? देखो सीरियल एंटरप्रेन्योर बेटा वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एक पकड़ते एक छोड़ते हैं, एक पकड़ते एक छोड़ते हैं। जैसे जॉब में आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा ना, कि आज इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इसको छोड़ के कल किसी और कंपनी में कर रहे हैं। ऐसे ही सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, आज इसका बिजनेस कर रहे हैं, 2 दिन बाद बंद कर दिया, अगले दिन देख रहे हो तो किसी और चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तीसरे दिन देख रहे हो तो किसी और चीज का बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। बेटा पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं एक साथ, एक टाइम पर एक साथ बहुत सारे बिजनेसेस करना पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Informing consumers about the contents of the product, its usage, etc. is a part of right to safety, right to information, right to consumer education, right to be heard। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के 6 राइट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अगला क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तब। ठीक है, इसे बोला गया है कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना। देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। हमेशा अगर आप ढूंढोगे ना ढंग से तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिलेगा। कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट के यूज के बारे में कि मैम प्रोडक्ट ऐसे से यूज होगा, प्रोडक्ट का कंटेंट इसके अंदर ये चीज है, उसके अंदर ये है, ये है, वो है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, तो यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। वेरी इजी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बहुत इजी होगा आपके लिए एग्जाम में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये बताता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन एंजॉय द स्टेटस इफ इट सप्लाइज नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू अनदर इंडस्ट्री रिफर टू एज अ पेरेंट यूनिट। योर ऑप्शंस आर माइक्रो बिजनेस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री या फिर विलेज इंडस्ट्री। अच्छा ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ लेंगे। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है इसमें, लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने उत्पादन का कम से कम 50% किसी अन्य उद्योग को आपूर्ति करता है जिसे मूल इकाई कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, बताइए। देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बेटा ये बोला जा रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि 50% अपना प्रोडक्शन किसी बड़ी इंडस्ट्री को देती है। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बड़ी इंडस्ट्री है XYZ, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री, उसने बोला कि एक काम करो, हमें ना इतने सारी चीजों का सामान बना के दो, तो वो जाएगी छोटी इंडस्ट्री के पास, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास। तो वो छोटी इंडस्ट्री के पास जाकर बोलेगी कि मुझे जो है वो 50% जो है वो प्रोडक्शन आप जो है आप बना के दो भाई, 50% चीजें जो है वो आप बना के दो, फिर बाकी का काम हम करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री। एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सामान बना के देती है। देखो यही वाली चीज होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, इनकी इतनी पहचान नहीं हो पाती। जैसे अगर आप लोगों ने सोचा होगा, अच्छा आप किसी ने सुई धागा वाली मूवी देखी है, किसी ने, अगर किसी ने सुई धागा की मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पिक्चर्स से हम लोग, जो मूवीज होती है ना, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उसे ढंग से देखें तो सुई धागा में क्या होता है कि जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं ना, सुई धागा में जो आपके एक्टर एक्ट्रेस थे उसके अंदर मूवी में, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, तो उनमें क्या होता था, वो लोग ना टेलर थे दोनों, मतलब उसका हस्बैंड टेलर था, वरुण धवन जो है एज अ टेलर का काम कर रहा था वहां पे। तो वो लोग क्या करते थे कि एक बड़ी इंडस्ट्री थी वहां पर, एक बड़े मतलब बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, तो वो लोग ना उनसे सामान बनवाते थे सस्ती में। तो वो क्या करते थे, वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी मेहनत करके वो लोग क्या करते थे, सामान बना बना के उनको देते थे, और फिर वो लोगो अपना चिपका देते हैं उस पे। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करके वो क्या करती है, अपने नाम से बेचती है। तो अब एक बात बताइए, जो वो कारीगर जो इसके पीछे छुपे हुए हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। तो वही स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो यही काम करती है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जो है वो माल बना के देती है, और इंडस्ट्री फिर अपने नाम पे वो बेच देते हैं, और इन लोगों की पहचान नहीं बन पाती है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई जान नहीं पाता है। यही रीजन होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना नाम लेकर, किसी मतलब मेहनत किसी और की होती है, और वो बस अपना नाम करके थोड़ा बहुत चेंज करके वो मार्केट में बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो छुएगी वही रह जाती है, कोई तरक्की नहीं हो पाती है। तो वही एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री होती है जो कि 50% ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सप्लाई करती है दूसरी कंट्री, दूसरी इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग द न्यू बिजनेस आइडिया, केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, या फिर प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। ऐसे कौन सा मेथड है जिसमें नया बिजनेस आइडियाज जनरेट जो नहीं करता है, ठीक है। देखो बाकी के ऑप्शंस देख लो, आपको समझ आ जाएगा, और सबसे अलग कौन सा लग रहा है वो भी आपको समझ आ जाएगा अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो, कि कौन सा अलग है और कौन सा सेम है। अगर मैं वन बाय वन बात करूं बेटा, प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस ये भी एक बिजनेस आइडिया ही होता है कि किस तरीके से इन्वेंट्री को हम लोग यूज करें। फोकस ग्रुप भी इसीलिए बनाया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही यही होता है, जनरेट न्यू आइडियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केस स्टडी है। देखो केस स्टडी जो है ना, इसके अंदर आप आइडिया थोड़ी ना देते हो। अगर मैंने आपको कोई केस स्टडी दी, उस पर आप डिसीजन लेते हो, रिसर्च करते हो, उसमें आइडिया से क्या करना है, जो चीज हो चुकी है उस पर क्या करोगे। अब हमें देखना था कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो कितना ज्यादा यूजफुल रही है, तो उस पर तुम क्या आइडिया दोगे भाई। अगर मैं केस स्टडी लेके बैठूंगी, जब कोरोना आया था तो जो वैक्सीन आई थी, उसके वैक्सीन से कितने लोगों की जान बची है, या किसी की बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हुआ है, वो तो सिर्फ आप एनालिसिस कर सकते हो खाली, कि इतना इतना फर्क हुआ है, ये नुकसान हुआ है, ये फायदा हुआ है। उसके अंदर आइडिया थोड़ी ना दे सकते हो, क्या आइडिया दोगे जो चीज हो चुकी है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएसएमई इज डिफाइंड एज अंडर विच एक्ट, बताइए। कौन से एक्ट के अंदर आती है एमएसएमईडी एक्ट, 2006, 2002, 1999, या फिर 2004। तो याद रखिएगा 2006, ठीक है। इसका एक्ट बहुत जरूरी है याद रखना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक लिटरेसी, या फीमेल एजुकेशन। अब अगर आपने ये स्कीम पढ़ी होगी तो ये एमएसएमई के अंदर ही आती है।
अब आप सोचोगे मैम ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन एमएसएमई के अंदर से ही है, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना का सिंपल सा मतलब था फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये वर्ड काफी टफ है ना समझने के लिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग। भाई सबके पास बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। गरीब से गरीब इलाका, रूरल एरियाज कितना भी ज्यादा हो, वहां बैंक की फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां के लोगों को बैंक के बारे में पता होना चाहिए। चाहे उनका खाते में जीरो अमाउंट हो, तब भी उनका खाता खुलवाना चाहिए। यानी यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग यहाँ पर सिस्टम बोला गया था। सबको सुविधा मिलनी चाहिए बैंकिंग की। चाहे किसी को आता भी नहीं होगा ना, तो आप एजुकेट करो उन्हें जाकर कि किस तरीके से होगा। उनके अकाउंट्स खोलो, चाहे उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भूली गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेफिनेशन कौन सी इसमें से नहीं है। आपके ऑप्शन है, अ पर्सन हु बाइज थिंग्स टू फर्दर सेल देम फॉर अ कंसिडरेशन, अ पर्सन हु गेट्स थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन, अ पर्सन हु यूजेस थिंग विदाउट द परमिशन ऑफ परचेजर, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है। नॉट याद रखिएगा, कैन नॉट भी पूछा गया है, नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। चलिए वन बाय वन ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, पर्सन हु बाइज थिंग्स टू फर्दर सेल देम फॉर अ कंसिडरेशन। जहां पे बेटा फर्दर सेल की बात आ जाए, फर्दर सेल का मतलब होता है रीसेल। वो कंज्यूमर कैसे हो गया। सपोज करिए मैंने कोई सामान जाके खरीदा, एक चॉकलेट, और वही चॉकलेट मैंने अपनी फ्रेंड को बेच दी, तो मैं कंज्यूमर नहीं हुई। कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो और उसको रीसेल करते हो, दोबारा बेचते हो, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाते। तो ये भी नहीं होगा मैम, कैन नॉट, नॉट। सेकेंड है आपका, पर्सन हु गेट्स थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन। यानी अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और उसके बदले आपने पैसे नहीं दिए, आपने फ्री में ले लिया, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फ्री में ली गई हुई चीज आप कंज्यूमर नहीं कहला सकते। उसके अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ही आप कंज्यूमर कहलाओगे। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, पर्सन हु यूजेस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ परचेजर। अच्छा, दुकानदार से बिना पूछे उसकी चॉकलेट खा ली आपने, आप कंज्यूमर है, ये तो चोरी कर लिया आपने, ठीक है। तो जो पर्सन परचेजर से बिना परमिशन लिए उसके सामान का उपयोग कर लेता है, वो कंज्यूमर नहीं होता, उसे तो चोरी कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये कंज्यूमर नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। सारे स्टेटमेंट बेटा गलत है। कंज्यूमर की सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ। कंज्यूमर वो होता है जो चीजें खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, नंबर वन। बदले में कंसिडरेशन देता है, पेमेंट देता है। नंबर थ्री, परचेजर के परमिशन से ही चीज लेता है। आप दुकान में से जाके ऐसे तो नहीं निकाल लेते हो डब्बे में से टॉफीज, पैसे नहीं देते। बच्चे करते हैं ना ऐसे, पर पेमेंट तो तब भी आपको करनी पड़ेगी ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी। A consumer is not certain satisfied with the state commission. In how many days we can challenge the same approach to the national commission? 20 days, 30 days, 40 days, 50 days. यानी अगर आप स्टेट कमीशन के पास गए, ठीक है, लेकिन स्टेट कमीशन ने आपको ना इतना ज्यादा आप सेटिस्फाई नहीं हो यार उनकी चीजों से, आपने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, और स्टेट कमीशन बोलेगा कि कुछ भी, अगर वो डिसाइड करता है, वर्डिक्ट देता है, बट आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, तो आप फिर क्या करोगे, अपनी वही चीज चैलेंज करोगे नेशनल कमीशन। जैसे कोर्ट में होता है ना, कि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी बात नहीं मानती है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके हिसाब से आपको वर्डिक्ट नहीं देती, तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो कि नहीं करते। हाई कोर्ट मना कर देती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो कि नहीं जाते हो। तो वही चीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो स्टेट जाओगे, स्टेट से नहीं होते तो नेशनल जाओगे। तो कितने दिन के अंदर अंदर चैलेंज कर सकते हो बेटा, 30 डेज के अंदर अंदर, तीनों में। अगर डिस्ट्रिक्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 डेज के अंदर अंदर स्टेट पे जाओ। अगर स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन पे जाओ, ठीक है। तो 30 दिन का टाइम दिया जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, देन द कंज्यूमर कैन फाइल केस इन। वही अगर आपकी जो सामान की वैल्यू थी 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, तो आप कौन से कोर्ट में जाके कंज्यूमर फाइल केस करेगा, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कमीशन, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, मैं तीनों की लिमिट आपको बता दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम होता है ना मैम, तो हम स्टेट में जाते हैं। किस में जाते हैं, स्टेट पे। लेकिन अगर वैल्यू सिर्फ 1 करोड़ है बेटा,
सिर्फ अगर वैल्यू 1 करोड़ है तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो आप जाओगे स्टेट में, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप जाओगे नेशनल पे। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स एंड रिलीफ टू द बायर्स ऑफ द गुड्स इन द केस द गुड परचेज डू नॉट मैच विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटीज। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये बोला गया है, जब आपने कोई सामान खरीदा लेकिन वो मैच नहीं कर रहा जो आप सोच के गए थे। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज क्या होती है, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब ये होता है बेटा कि आपने जो सामान, जो आपके दुकानदार ने बताया था कि भाई सैंपल देख लो ऐसा सामान मिलेगा, नहीं मिला। आपको सैंपल में नहीं दिखाते, जैसे आप दाल वाल कुछ इकट्ठा सामान लेने जाते हो ना बेटा, तो आप लोग को थोड़ा सा सैंपल दिखाते हैं। गेहूं वगैरह लेने जाओ या कोई ऐसा आइटम दो तो आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाते हैं, कहते हैं इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आप इकट्ठा खरीद के लाते हो, देखते हो तो मैच ही नहीं कर रहा ये तो, है ना। या फिर उन्होंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्योर कॉटन की साड़ी है, बट आपने देखा तो प्योर कॉटन तो है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्योर कॉटन है ये तो। यही होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन। एक ने लिखा हुआ गुड्स जो है वो मर्केंटेबल होना चाहिए, फिट फॉर यूज होना चाहिए। यानी अगर आपने चीनी का ऑर्डर दिया और वो रास्ते में चीनी आते आते पिघल गई, गर्मी का टाइम था, अब वो तो यूज ही नहीं कर सकते आप। सपोज करिए आप एक हॉट वाटर बॉटल लेके गए सिकाई करने के लिए और वो आके फट जाती है और आप इंजर्ड हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज। अगर ये मैच नहीं करती, आप सामान लेकर आए हो और ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो कौन सा एक्ट है जो इससे आपको बचाएगा या कंपनसेशन देगा? तो इसका आंसर होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि ये जो इम्प्लाइड कंडीशन और एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटीज ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आती हैं, याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आती। इसीलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही आपको यहाँ से बचाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स या ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो बहुत इजी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं थी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा दीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ राइट्स गिवन टू कंज्यूमर एज पर प्रोटेक्शन एक्ट इज 5468। कितने टोटल राइट्स होते हैं? और वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बताइए कितने राइट्स होते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 राइट्स होते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। वन बाय वन इसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला आता है आपका राइट टू सेफ्टी, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो कस्टमर को, उसको उसको हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रिक कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के वो फट गया, आप इंजर्ड हो गए ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। राइट टू चॉइस, कंज्यूमर के पास पूरा हक होता है कि वो जो चाहे वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है, आप फोर्स नहीं कर सकते। राइट टू बी हर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कस्टमर को, अगर कोई उसकी तकलीफ है तो उसको सुना जाएगा, उसके लिए नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और फोरम बनाए गए हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपका डिफेक्टिव सामान है तो पूरा हक है आपको कि आप कंपनसेशन लेंगे या उसको रिपेयर कराएंगे, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने का हक बहुत जरूरी है, उनको अवेयर कराइए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये 6 राइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिवाइज 2020 व्हाट आर द 2 क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द एमएसएमई। आपके ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड लोकल सेल्स। 2 क्राइटेरिया के हिसाब से ही जो है एमएसएमई, एमएसएमई का आप समझ रहे हो ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। इसको क्लासिफाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया देखा जाता है बस। अगर इन 2 क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जो है आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा दीजिए करेक्ट। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन कौन सा पोर्टल है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने का, बताइए। जीएसटीएन पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, एमसीए 21। तो याद रखिएगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर मैंने आपको जो बताया था वो किस हिसाब से है। एक इंटरप्राइजेज है, ठीक है, इसे क्लासिफाइड एज अ मीडियम इफ इट्स एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। किस एंटरप्राइजेस को हम मीडियम बोलेंगे? जब उसका एनुअल टर्नओवर इससे ज्यादा ना हो, कितने अमाउंट से ज्यादा ना हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर देखा जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन करना। देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको माइक्रो का नाम दिया जाएगा,
क्या दिया जाएगा मैम? माइक्रो का नाम दिया जाएगा। और यही दो फैक्टर देखकर हम लोग एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करते हैं। कौन सा मैम? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बेटा 1 करोड़ है और 5 करोड़ आपका टर्नओवर है तो आप माइक्रो के अंदर आते हैं। वही अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो आप स्मॉल के अंदर आते हैं। वही अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है तो आप मीडियम के अंदर आते हो। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? मीडियम। मीडियम का टर्नओवर पूछा था ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मैम? 250 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, नहीं है ज्यादा, तो आप किसके अंदर आते हो? आप मीडियम के अंदर आते हो। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारे कवर हो गए। इसके लिए अलग अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर हैज राइट टू प्रेजेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट फोरम और अथॉरिटीज ऑल दोज मैटर विच अफेक्ट हिज इंटरेस्ट। द राइट ऑफ कंज्यूमर इज टर्म्ड एज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हर्ड, सेफ्टी या एजुकेटेड। यानी कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि उसको एक फोरम में लेकर जाया जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे नेशनल हो, वो लिमिट के हिसाब से, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की लिमिट के हिसाब से आपको ले जाया जाए, ठीक है, अथॉरिटीज के पास, जहां पर आपको लगता है आपकी तकलीफें सुनी जाए, आपको आपकी जो शिकायतें हैं उसको सुना जाए। तो वो कौन सा राइट होता है? उस राइट को बोलते हैं आपको हर्ड। कंज्यूमर इस टर्म टू राइट टू बी हर्ड, यानी आपको सुना जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, वही रिपीट हो गया ये सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस देन इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, केविड एम्प्टर, नन ऑफ द अबव। अगर कोई सेलर है प्राइस के साथ अगर धोखेबाजी करता है, जैसे 20 रुपए की चीज 35 में बेच रहा है और महंगा करके बेच रहा है, घुमा फिरा के बेच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्राइसेस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव में डिफरेंस क्या है समझो। देखो रेस्ट्रिक्टिव का मतलब सीधे ये होता है कि वो तो मार्केट के अंदर घुमा फिराई करता है। अब देखो वो प्राइस के साथ मैनिपुलेट तो करता है, पर वो क्यों करता है? मार्केट कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? धोखा देना, चीट करना, फ्रॉड करना कस्टमर के साथ, याद रखना। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्यों होती है मैम? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। और केवी टेम्प्टर का क्या मतलब होता है? लेट्स द बायर बी अवेयर, यानी अब ना जो खरीद रहा है ना उसको कान खोल के, आंख खोल के खरीदना पड़ेगा। पहले तो हम लोग क्या कहते थे कि सेलर को अवेयर होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, बट अब उल्टा है कि आप अपनी आंख खोलो और अपने कान खोलो, कुछ भी चीज खरीदते हो तो। लेट्स द बायर बी अवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन हु कैन बी मेंबर इन अ स्टेट कमीशन 65, 70, 35, 60। यानी कितनी मैक्सिमम एज लिमिट होगी अगर आप स्टेट कमीशन के मेंबर बनते हो? तो आपका आंसर होगा 65। एक चीज और याद करती हूँ, मिनिमम, अगर मिनिमम पूछता है कम से कम, तो तीनों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, तीनों के अंदर होगा 35 ईयर्स। याद लिख लो। मैक्सिमम पूछता है तो डिस्ट्रिक्ट में भी 65, स्टेट में भी 65, लेकिन नेशनल में 67 होगा, याद रखना। ठीक है, नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट गवर्न्स द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया? कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट, एमएसएमईडी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फैक्ट्री एक्ट? वेरी इजी, एमएसएमई है तो एमएसएमईडी ही करेगा ना, 2006। बस, तो इसमें तो कोई अलग है नहीं क्वेश्चन। चलिए, एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एमएसएमई सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, बोथ एंड बी। यानी एमएसएमई के अंदर कौन से एंटरप्राइजेस नहीं आती हैं? बताइए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर या ए एंड बी? तो देखो एमएसएमई सेक्टर है, एंटरप्राइजेज है, तो एंटरप्राइजिंग होगा। अगर कोई भी बिजनेस है बेटा तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ही होगी, सर्विस भी होगी होगी, पर एग्रीकल्चर जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया? आरबीआई, सिडबी, नबार्ड या सेबी? अच्छा ये तो बताओ, एमएसएमई सेक्टर तो खुल गया, इनको पैसा कौन दे रहा है? इनके डेवलपमेंट के लिए इनको पैसा कौन दे रहा है? इनको प्रमोट कौन कर रहा है? इनका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? सिडबी कर रही है। ठीक है, आरबीआई, नबार्ड, सेबी नहीं कर रही है, सिडबी। लगा लीजिएगा टिक, यही इसको पैसे देती है, इनको डेवलपमेंट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मैंडेट्स दैट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट मस्ट प्रोक्योर व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर एनुअल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एमएसए? 10%, 20%, 25% या 30%? क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है
जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये बोला जाता है कि आप कितना परसेंटेज जो है वो इन छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेज है, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, इनसे आपको सामान खरीदना पड़ेगा साल में। कितना खरीदना पड़ेगा मैम? 25%। यानी जितनी भी सरकारी दफ्तरें हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट है ना, आपको हर साल इन छोटे छोटे एंटरप्राइजेस जो है ना, ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, यहाँ से 25% आपको खरीदारी यहाँ से करनी पड़ेगी बेटा। और उसमें से भी 3% खरीदारी आपको करनी है वुमेन से। जो वुमेन जो बिजनेस चला रही है ना, 3% वहां से लेना है आपको, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेजमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव अ शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन। तो जो महिलाएं होती है ना, उनके लिए कम से कम कितना शेयर कैपिटल उनका होना चाहिए? तो 51% बेटा उनका कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, 51%। याद रखिएगा वुमेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इंक्लूड शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, कलर कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल इज व्हाट? डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अच्छा बताइए, ज्वेलरी में डिजाइन बना रहता है, उससे कोई कॉपी नहीं कर सकता। ज्वेलरी में आपने देखा होगा ना, ज्वेलरी के अंदर कितने डिजाइन होते हैं, रिंग के अंदर कितने डिजाइन होते हैं, तो उसको क्या, देखो मैंने आंसर ही बोल दिया। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैम डिजाइन, ठीक है? डिजाइन मतलब कोई शेप, कोई पैटर्न, जिसको कोई और कॉपी ना कर सके। कॉपीराइट क्या होता है मैम? देखो कॉपीराइट बेटा आपको म्यूजिक में मिलता है, लिटरेरी चीजों में मिलता है, आपको लिटरेचर में मिलता है, ठीक है? जो आपने बनाया है गाना, वो कोई और ना बना सके, वो कॉपीराइट है। पेटेंट क्या होता है फिर? देखो पेटेंट जो होता है ना, कोई भी नया आविष्कार होता है ना, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उस पर पेटेंट दिया जाता है, याद रखना। और ट्रेडमार्क क्या होता है मैम? ट्रेडमार्क जो होता है वो ब्रांड पे दिया जाता है, जैसे ब्रांड का नाम। अब गुच्ची का साइन जी है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता, जैसे जी बना रहता है ना, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जैसे आपके ये वैगनार और क्या होते हैं, और मुझे तो पता भी नहीं, गाड़ियों के नाम होते हैं ना, जिनमें बहुत, वो क्या, एक पोर्शे करके गाड़ी होती है, कौन सी होती है पता नहीं, जिसपे वो बहुत प्यारा सा क्या बना रहता है, इंजन सा कुछ साइन साइन बना रहता है। तो यानी वो होता है आपका ट्रेडमार्क, कोई साइन, कोई लोगो, कोई नेम, नाम, जैसे है ना, जिसको कोई कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टार्टअप मीन्स विद रेफरेंस टू पीरियड नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, नॉट ओल्डर देन 10 ईयर, नॉट ओल्डर देन 12 एंड 13 ईयर्स। यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब जो नई कंपनी, नई कंपनी का मतलब ये होता है कि वो 10 साल से पुरानी ना हो बेटा, नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स। अगर 10 साल से ज्यादा हो गया है ना, तो आपको स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा। स्टार्टअप उन्हीं को ही बोला जाएगा जो 10 साल से पुरानी, मतलब 10 साल से कम में बनी हुई है। जो, समझ आ रहे हो आप लोगों को? जिनको अभी पूरे 10 साल नहीं हुए हैं बने हुए, जिस कंपनी को, जिस एंटरप्राइजेस को, उसी को ही स्टार्टअप बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर। अभी मैंने बोला कॉपीराइट कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? लिटरेरी, म्यूजिक, आर्टिस्टिक या फिर असेंबलिंग, बताइए किस में नहीं है? अभी मैंने आपको बोला लिटरेरी वर्क में मिलता है, म्यूजिक में मिलता है, आर्टिस्टिक वर्क में मिलता है, लेकिन मैम असेंबलिंग में नहीं मिलता, ठीक है? असेंबलिंग के अंदर आपको कॉपीराइट नहीं मिलता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, विद डिटेल मैंने सब समझा दिया है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा सेशन आप लोगों को लगा। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।